हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट वीडियो में हमने अलाउंसेस टॉपिक को बाय बाय कहा और परक्विजिट्स का स्वागत किया, जिसमें मैंने आपको परक्विजिट्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम परक्विजिट्स के वैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो देखिए, ये आपकी बुक है। आपकी बुक में देखिए परक्विजिट्स टॉपिक स्टार्ट होता है। इसके बाद आपको कुछ 2-4 पेज तक कुछ ऐसे थ्योरी पार्ट दिखेंगे। अब इसका क्या करना है तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे दिखा है परक्विजिट टैक्सेबल इन ऑल केसेस, इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब ये वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसका मतलब क्या है? कभी कभी क्या होता है, आपको कंपनी ऑफर करती है घर जिसमें आपको या तो रेंट देना नहीं है या देना भी है तो कम रेंट देना है। जैसे नॉर्मली रेंट चल रहा है 10,000 पर मंथ आपकी सिटी में, और आपसे कंपनी बोल रही है आप खाली हमको 5,000 पर मंथ दे दीजिए, तो ये रेंट फ्री अकोमोडेशन है। ओके, तो अब ये जो दिया है आपकी बुक में, यहाँ पे दिया है इसके नाम, इसकी वैल्यूएशन दी है आगे के सेक्शन में, सेक्शन 17 में दिया है इसकी वैल्यूएशन। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वैल्यूएशन से पढ़ें डायरेक्ट, ताकि आप लोगों को इसका समझ में आए। ये देखिए रहा वैल्यूएशन। पर अब कुछ बातें ऐसे भी हो जाएंगी कि अब आप लोग बोलोगे कि ठीक है आगे का ये सब, यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन दिया है प्रोविडेंट फंड में, सुपर एन्युएशन फंड में, ये सब कैसे पढ़ेंगे? तो जहाँ जहाँ मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे पढ़ाना जरूरी है, मैं उसकी आपको एक तो सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। जैसे इसमें एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल बेनिफिट्स, इसकी आपको मैं सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। पर क्योंकि अपने पास टाइम भी कम है, 2 महीने के बाद पेपर भी होने वाला है, और इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, इसीलिए आज इस टॉपिक को अपन छोड़ के इसके डायरेक्ट वैल्यूएशन से पढ़ते हैं। मतलब ये कवर होगा, ऐसा नहीं बोल रहा नहीं कवर होगा, बट वैल्यूएशन में ज़्यादा अच्छे से कवर होगा। अब मैं यहाँ पे आपको नाम बताऊंगा, फिर बाद में 4-5 दिन के बाद बताऊंगा। याद करिए 4-5 दिन पहले मैं आपको एक चीज़ बताया था, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ऐसे में आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। पहले अपन इसकी वैल्यूएशन देखेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो अपन मेडिकल बेनिफिट्स एंड ऑल ये सब भी देखेंगे। ओके, तो देखिए वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स में अपन क्या देखें, सबसे पहला परक्विजिट्स क्या था? वैल्यूएशन ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन। ये वही है रेंट फ्री एकोमोडेशन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें, वैल्यूएशन की बात करें। ओके, पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग दिया है, अदर एम्प्लॉयज़ के लिए अलग दिया है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कितने रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा या कितने रुपए का एकोमोडेशन की वैल्यू माना जाएगा। ओके, वैल्यू 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 ऑफ एकोमोडेशन किसको बोलेंगे? ओके, तो देखिए इसमें क्या दिया है, सबसे बेस्ट टेबल है। ओके, ये टेबल को देखिए, टेबल से पढ़िए कहीं पे भी, कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, एक चीज़ और, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये अगर आपको आपको याद रहेगा तभी आपको क्वेश्चन बनेगा। अगर ये आप भूल जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गारंटी 110% गलत हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको याद जरूर करिएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, दिस इंक्लूड्स द एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयज़ आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय आएंगे। ओके, इसमें देखिए इसमें क्या क्या दिया है, वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन कैसे कैसे डिटरमाइन होगा। अनफर्निश्ड हाउस के लिए अलग है, फर्निश्ड हाउस के लिए अलग है। ओके, यहाँ पे क्या दिया, अमाउंट डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल्स, अमाउंट डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो अमाउंट डिटरमाइंड अंडर ए, मतलब अंडर ए मतलब ये रहा अनफर्निश्ड के लिए, अमाउंट डिटरमाइंड अंडर एज पर गवर्नमेंट रूल्स। मतलब अगर अनफर्निश्ड हाउस आपको मिल रहा है तो जैसा गवर्नमेंट रूल्स में अमाउंट डिटरमाइंड है ना, उतने रुपए का आपको अकोमोडेशन की वैल्यू माने जाएंगे। ठीक है, और फर्निश्ड हाउस अगर मिल रहा है, अगर आपको फर्निश्ड हाउस मिल रहा है तो जो ऊपर में जो आपका अमाउंट डिटरमाइन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें आप ऐड कर दीजिए 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और हायर चार्जेस इफ एनी। इसका मतलब क्या लिखा, फर्निश्ड मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये, मतलब फर्निश्ड मतलब हो गया कि आपको फैसिलिटीज़ के साथ मिल रहा है। जैसे आपको फर्नीचर के जो काम रहते हैं, जैसे आपको कबर्ड मिल रहे हैं, आपको बेड मिल रहा है, आपको हर चीज़ मिल रहे हैं, उसमें आपको कोई भी अपने घर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं फर्निश्ड हाउस, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जितना अमाउंट डिटरमाइन किया गया गवर्नमेंट रूल्स में, उसमें आप ऐड कर दीजिए 10% ऑफ पर एनम, 10% पर एनम द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। मतलब जो फर्नीचर की जो कॉस्ट है उसका 10% ऐड कर दीजिए। अगर आप फर्नीचर खुद का फर्नीचर, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है, तो 10% ऐड कर दीजिए। और अगर एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, वो किसी से हायर में लेके रखा है, तो हायर चार्जेस को ऐड कर दीजिए। ओके,
और उसमें से माइनस कर दीजिए अमाउंट पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉय इफ एनी। इसका मतलब क्या है, जो मैं आपको बताया था, या तो एकदम फ्री में दे रहा है या बोल रहा है कि 10,000 के बजाय आप 5,000 दे दीजिए, तो यहाँ पे आप 5,000 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। ओके, हाँ तो देखिए ये आपका आ गया क्या, वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 इसी के ऊपर बेस किया गया है, चलिए कर ही लेते हैं। श्री विशन नरेन इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ आगरा, मजिस्ट्रेट है भाई साहब, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना। ही इज लिविंग इन अ फर्निश्ड बंगलो, देखो फर्निश्ड बंगलो है, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ रेंट, मतलब इसमें क्या है, 1 रुपये का भी रेंट नहीं देना है। उनकी सैलरी है 1,20,000 पर मंथ। द रेंट ऑफ द अनफर्निश्ड बंगलो एज पर गवर्नमेंट रूल इज 2,000 पर मंथ। ये देखिए ये जो अनफर्निश्ड लिखा है, क्यों लिखा है, यहाँ लिखा था ना अमाउंट डिटरमाइंड बाय अंडर ए। अंडर ए मतलब अनफर्निश्ड के लिए जो अमाउंट डिटरमाइन करते हैं उसमें ऐड करते हैं 10% पर नेम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर खुद का कॉस्ट है एम्प्लॉयर का, मतलब वो फर्नीचर खुद का है, एम्प्लॉयर के खुद का फर्नीचर है तब, और अगर हायर में लेके आए, हायर मतलब किराए पे लेके आए, तो किराया लिखेंगे, ठीक है। तो अनफर्निश्ड के हिसाब से 2,000 पर मंथ है, बट इट्स फेयर रेंटल वैल्यू इज 17,500 पर मंथ। ही इज प्रोवाइडेड फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 1,70,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस एज अ परक्विजिट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। तो देखिए इसमें क्या किया होगा, सबसे पहले तो अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू लिखा होगा, जो लिखी है 2,000 पर मंथ, तो 2,000 इंटू 12 करेंगे, 2,000 इंटू 12 करने में कितना आएगा, 24,000 आएगा कि नहीं आएगा, 24,000। ये फेयर रेंटल वालों को भूल जाइए, आपको क्या लेना है, बस इतना, अनफर्निश्ड बंगलो की वैल्यू लेनी है जो है 2,000 पर मंथ गवर्नमेंट के हिसाब से, आपको गवर्नमेंट के हिसाब से ही लेना था। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। ओके, तो 2,000 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा, 24,000, और 24,000 में 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है कि फर्नीचर खुद का या हायर पे लेके रखा है। तो यहाँ पे जब यह साफ साफ लिख देना कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब उनका खुद का है। ओके, तो 1,70,000 का 10% करेंगे तो आएगा 17,000। ओके, तो 24 में प्लस करेंगे 17,000 तो आएगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस 41,000। ईजी था कि नहीं था, कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से बहुत ईजी था, और ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो मिनिमम मेरे को लगता है आराम से आप लोग इसमें 7 to 8 मार्क्स स्कोर कर ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि लिखना पड़ेगा भाई, 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ऐसे तो मिलेगा नहीं, इतना सा कर दोगे तो कुछ कुछ लिखना पड़ेगा। अच्छा लिखोगे भी कैसे, तो मेरी बात माना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आप इसको लिख दीजिए, अगर इससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड है, तो आप इस टेबल को बना दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। और क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो भी क्वेश्चन को बड़ा करने का एक तरीका क्या होता है, आप उसके बारे में कुछ कुछ लिखते जाइए, जैसे आपको सिखाया जाता है। क्या लिखेंगे सबसे पहले कि गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ये है, अपने को फेयर रेंटल से कोई मतलब नहीं है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से बना के लिख दीजिएगा। वी ओनली वॉन्ट द फेयर वैल्यू, सॉरी, वी ओनली वॉन्ट द अमाउंट डिटरमाइंड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, वी डोंट नीड द फेयर वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू। इसीलिए आप मतलब कुछ कुछ जैसा आपको मन वैसा वैसा लिखिए, बस आपको आंसर बड़ा करना है कैसे भी करके। ओके, और जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा फिर क्या ही मतलब है, बड़ा करने के बाद सॉल्व कर दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे तो फुल मार्क्स नहीं मिलते, पर फिर भी समझ लीजिए मिल गए, किस्मत अच्छी रहती है तो मिल भी जाते हैं। अब देखिए ये अपन किसकी बात की थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ना। अब अपन आते हैं अदर एम्प्लॉय। अदर एम्प्लॉय मतलब कौन, प्राइवेट एम्प्लॉयज़, है ना। इसमें ना दो केसेस है, पहला जो घर आपको मिला जा रहा है वो एम्प्लॉयर का खुद का है या फिर वो हायर पे लेके दे रहा है, ठीक है। तो अगर वो खुद का है, एक केस देख रहे हैं अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर के खुद का अकोमोडेशन है, उसमें क्या लिखा है, अनफर्निश्ड हाउस के लिए ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, 2001 सेंसस के हिसाब से जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, मोर देन 25 लाख है, तो 15% ऑफ द सैलरी, ओके, 15% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द एकोमोडेशन वॉज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय। मतलब मतलब जितने महीने के लिए एम्प्लॉय ने उस एकोमोडेशन को किया है, उस महीने के हिसाब से आप सैलरी का 15% निकाल दीजिए, उतने, उसको अपन बोलेंगे वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। अब यार यहाँ ट्विस्ट आएगा, सैलरी में क्या आएगा, खाली बेसिक कि डीए डैश कि कमीशन डैश,
तो टेंशन मत लीजिए, लास्ट में अपन उसको भी बता देंगे। ओके, उसके बाद 25 लाख के बाद आता है 10 लाख, जिनकी पॉपुलेशन, ऐसी सिटीज जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है बट नॉट मोर देन 25 लाख। मोर देन 25 लाख में तो एक केस में आ जाओगे, फर्स्ट वाले में, पर यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा है, 25 से कम है तो 10%। ओके, और एक लास्ट केस है जहाँ पे 10 लाख से भी कम है, तो वहाँ पे 7.5% ऑफ सैलरी है। ओके, 7.5% ऑफ द सैलरी फॉर द पीरियड, बाकी वही लाइन लिखा है। ओके, उसके बाद लिखा है कि अगर एकोमोडेशन रेंट पे लेके दिया जा रहा है तो क्या, तो या तो लीज रेंटल या 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए एग्जांपल बताता हूँ आपको। यहाँ पे सैलरी का मतलब अभी मैं नहीं बताऊँगा, सैलरी का मतलब मैं बताऊँगा, डोंट वरी। पहले ये सोचिए, मैं जो आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपका जो एम्प्लॉयर है उसने एक तो फ्लैट किराए पे लिया, जिसका किराया उसको पर मंथ 15,000 पे कर रहा है। ओके, और 15% ऑफ सैलरी जो आ रही है ना आपकी, वो आ रही है 20,000। तो इसके हिसाब से जो आपका एकोमोडेशन का जो वैल्यूएशन होगा ना, वो कितना आएगा, वो आएगा 15,000, क्योंकि 15,000 और 20,000 विच एवर इज लेस, इन दोनों में जो छोटा है तो 15,000 छोटा है। ओके, और अगर उल्टा होता, 15% ऑफ सैलरी 15,000 आ रही होगी, लीज रेंटल 20,000 आ रहा होता, तो क्या होता, तो 15,000 आ जाती है आपकी एकोमोडेशन की वैल्यू। ओके, क्योंकि विच एवर इज लेस की बात करें। अच्छा, अगर फर्निश्ड हाउस होता तो क्या होता, तो जो अनफर्निश्ड की आई है ना, इसके हिसाब से एक्चुअल लीज रेंटल और 15% ऑफ सैलरी उसको लिखते, उसमें ऐड कर देते 10%। नॉर्मल है ना भाई, अनफर्निश्ड में जो वैल्यू आ रही है उसमें 10% बस आप ऐड कर दो कॉस्ट। अगर चार्ज हायर में लेके रखे तो हायर चार्जेस को ऐड कर दो, तो आपके आ जाएगी क्या, वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। और जो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड या फिर फर्निश्ड एकोमोडेशन है उसको लिखिए, माइनस करिए अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय, मतलब कम रेंट पे दे रहे हैं, तो आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट, जिसको अपन बोलते हैं परक्विजिट्स। ओके, परक्विजिट्स, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये रही आपकी मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये पेज नंबर 96 में दिया है। इसमें क्या बोलते हैं, इट इंक्लूड्स पे, मतलब ऑल पे, मतलब जो जो आपको पैसा मिलेगा वो सारे सारे अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, पेबल मंथली और अदरवाइज, और एनी मॉनेटरी पेमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड फ्रॉम वन और मोर एम्प्लॉयर्स, बट इट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। पर इसमें सारे पे आएंगे, मतलब जो जो पैसा आपको मिल रहा है सब चीज आएंगे, मतलब 1 रुपया भी नहीं छोड़ रहा है, सैलरी में सब के सब आएंगे। पर कुछ के नाम लिखे हैं जो नहीं आएंगे इसमें, वो क्या क्या है, डियरनेस अलाउंस विच डज नॉट एंटर इनटू द कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय कंसर्न और विच इज नॉट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब इसमें नॉर्मल डीए नहीं आएगा, खाली डीए डैश आएगा। ओके, उसके बाद बोल रहा है एडवांस सैलरी और एरियर्स ऑफ सैलरी। आपको कोई पुरानी सैलरी मिली वो इसमें नहीं आएगी, या जो आप कभी जाते हैं कि भाई मेरे को एडवांस चाहिए इतने रुपए का, तो एडवांस सैलरी इसमें कंप्यूटेशन में नहीं आएगा। ओके, और एक तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय के अकाउंट में जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है जो एम्प्लॉय का, उसमें जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, जो एम्प्लॉय का योगदान होता है, वो इसमें नहीं आएगा। अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स, ये क्या होते हैं, ऐसे अलाउंसेस जो आपको अपनी आपकी कंपनी, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको पेमेंट कर रहा है, पर उस पर्टिकुलर अलाउंस में एक भी टैक्स नहीं लगना है, वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट रहता है, वो अलाउंसेस इसमें नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इसमें जो दिया ट्रैवलिंग अलाउंसेस, इसका मतलब क्या है, जितना आपने टूर में खर्चा किया वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ परक्विजिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 17(2), ये शायद वही है परक्विजिट्स, जो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन है ना, या सॉरी रेंट फ्री अकोमोडेशन, हाँ रेंट फ्री अकोमोडेशन का जो है ना, रेंट फ्री हाउस, ये उसी को बोलते हैं, सेक्शन 17(2) वही है शायद। द अमाउंट पेड और रीइंबर्स फॉर ट्रीटमेंट, ये क्या मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो जो आपका अमाउंट पे हुआ या फिर रीइंबर्स किया गया आपके एम्प्लॉय, रीइंबर्स मतलब आपका खर्चा उन्होंने दिया, ठीक है, उन्होंने बियर किया वो। और एक तो है लमसम पेमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस और सुपर एन्यूशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट लाइक ग्रेजुटी, सीवरेंस पे, लीव इनकैशमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एंड सिमिलर पेमेंट्स। इसका मतलब क्या है, ये सारे क्या लिखे हैं, जब आप रिटायरमेंट में जाते हैं, ठीक है, आप जब टर्मिनेट करते हैं अपनी सर्विस, टर्मिनेट मतलब या तो आप अपनी सर्विस को छोड़ के जा रहे हैं,
उस समय जो आपको लमसम पेमेंट मिले, लमसम मतलब होता है एक फिक्स्ड अमाउंट पूरा एक साथ, मतलब एक गुच्छा पूरा पूरा मिल गया पूरे पैसे का, ठीक है। जैसे मूवीज में होता है ना, भाई लोगों को देते हैं अपन एक सूटकेस भर के, उसी तरह से आपके एम्प्लॉयर आपको एक सूटकेस भर के दे रहे हैं, आप हमारी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, ये लीजिए आपका ग्रेच्युटी का पैसा, ठीक है, आपका लीव इनकैशमेंट, ये सारे जो जो आपको मिल रहे हैं ना, ये सारे पैसे को जो आपको लमसम में मिल रहे हैं ना, लमसम मतलब एक साथ मिल रहे हैं पूरा। अगर ऐसा होगा कि आपको मंथली हम इतना 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 रुपए दे देंगे तब वो यहाँ आ जाएगा, लमसम पेमेंट मिल रहा है इसलिए नहीं आएगा। तो मतलब ये सारी चीज, ये 7 चीजें नहीं आएंगी, बाकी पूरे पेमेंट आएंगे जो भी आपको एम्प्लॉयर पे कर रहा है, भले कोई भी नाम से पेमेंट कर रहा हो, ठीक है। चलिए, तो अपन थे यहाँ पे, अपना यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको एक चार्ट बना के दिया है बहुत जल्दी, जिससे आप समझ जाए तुरंत, ज़्यादा टाइम ना लगे। उसके बाद बोल रहा है वेयर फर्निश्ड एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड एड 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इफ फर्नीचर इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और हायर चार्जेस टू द वैल्यू डिटरमाइंड इन वन अबव। ये वन मतलब यही बताया ना, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, जो भी चार्ट के थ्रू बता रहा है कि पहले आप बताइए अनफर्निश्ड में जो अमाउंट है उसको लिखिए, उसमें ऐड कर दीजिए 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर या फिर हायर चार्जेस, ठीक है। और इफ एनी अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, ये वही वाला हो गया एग्जांपल जो मैं बोला, 10,000 पर एनम पर मंथ चार्जेस है रेंट के, पर हम आपसे खाली 5,000 पर मंथ ले रहे हैं, ओके। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। A company has provided residential accommodation to an employee. From the following information, find out the value of perquisites of accommodation. इसमें क्या बोला, फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस 70,000, अब सैलरी 6 लाख। द हाउस इज सिचुएटेड इन अ सिटी, इसमें दो केसेस है। पहला, एक ऐसी सिटी में जहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, जो मोर देन 25 लाख वाला था वहाँ पे 15% ऑफ सैलरी था, याद है। फिर 10 लाख से ज़्यादा है पर 25 लाख से कम है तो 10% था, और 10 लाख से भी कम था तो 7.5% ऑफ सैलरी था, ओके। तो यहाँ पे ए वाले केस में होगा 15% ऑफ सैलरी, तो 15% ऑफ सैलरी निकालेंगे तो सैलरी कितनी है आपकी, देखिए देखिए सैलरी कितनी है आपकी, 6 लाख ना, 6 लाख का 15% कितना आएगा, 90,000, ओके। द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस शैल नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, वैल्यू ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस एनुअल बेसिस में। अभी अपन पढ़ के आए ना, अनफर्निश्ड निकालने का क्या तरीका है, 15, 10 एंड 7.5। अगर फर्निश्ड है तो उसमें 10% ऐड कर दीजिए कॉस्ट का या फिर हायर चार्जेस का। सेकेंड वाले केस में क्या हो जाएगा, अगर 10 लाख से कम है तो 7.5%, जो आपका आएगा 45,000, ओके। ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 खत्म। देखिए कितना इजी सी क्वेश्चन है, बस नाम का इतना बड़ा बड़ा आपको कॉन्सेप्ट बता देता है ताकि आप लोग पहले ही हार मान जाए। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी देखते हैं, फिर उसके बाद आज अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। भाई मेरा भी गला दुखने लगा बोलते बोलते। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल देखेंगे और एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट देखेंगे, और बाकी सारे जो जो बच गए हैं, बैलेंस पार्ट जो जो बचे हैं ना, वो सारे देखेंगे। वैसे तो देखा जाए तो ज़्यादा नहीं बचे, मैं आज भी कंप्लीट करा सकता हूँ, पर थोड़ा गला दुखने लगा बहुत ज़्यादा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखिए, अ कंपनी टू का हाउस ऑन रेंट एंड अलॉटेड टू इट्स एम्प्लॉय, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। देखिए पहली बात तो ये हो गया, एक कंपनी ने हाउस लिया ऑन रेंट, मतलब भाई साहब रेंट पे हाउस ले रहे हैं, ठीक है, मतलब उनका खुद का हाउस तो है नहीं, ठीक है, उनका खुद का हाउस तो है नहीं, तो उसमें क्या करते थे अपन, रेंटल फीस को कंसिडर करते थे, ठीक है। लीज रेंटल और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, ठीक है, 15% ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल रेंट विच एवर इज लेस को लेते थे, तो अनफर्निश्ड क्या आती थी। उसके बाद ऐड करते थे उसमें क्या, फर्नीचर की कॉस्ट को, और माइनस क्या करते थे, जितना आप रेंट रिकवर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय से। तो देखिए पहला लिखेंगे अपन क्या, जो रेंट लिखा है 60,000, तो पहले इसका निकाल लीजिए 15%, सॉरी 60,000 है, सैलरी आपकी 5 लाख है, 5 लाख का 15% निकालिए, 5 लाख का 15% कितना आएगा, 75,000 शायद, ठीक है। 75,000 और 60,000 आपका रेंट है, इन दोनों में जो लेस है, विच एवर इज लेस, कौन सा आएगा, 75 या 60 आएगा ना ऑब्वियसली। 60,000 को लिख लीजिए यहाँ पे, उसमें फर्निश्ड है इसलिए कॉस्ट ऑफ फर्नीचर को भी ऐड करेंगे, जो कि 60,000 है कॉस्ट, उसमें 10% निकालेंगे तो 6,000 आएगा, तो 66,000 हुआ।
उसके बाद 1000 पर मंथ रिकवर किया जा रहा है, और ये बाकी अमाउंट पर एनम है, तो इसको पर एनम पहले कन्वर्ट करिए। 1000 है तो 1000 इंटू 12 करेंगे तो 12000 आएगा, ठीक है। 66 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 54,000 वैल्यू ऑफ कंसेशनल एकोमोडेशन। ओके, इजी था ये भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए अपने इतना ही, और कल अपन इसके जो बैलेंस पार्ट है उसको कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।